नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, मित्र बहुत अनमोल है। मित्र वो है जो अपने दोस्त के अल्फाज तो समझे ही समझे, साथ ही खामोशी भी समझ जाए और डटकर हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, अपने साथी मित्र का साथ दे। ऐसे ही हम मित्र और मित्रता की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत नेपाल संबंध की, किस तरह के संबंध रहे हैं और आगे किस तरह के संबंध देखने को मिल सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर जेपी सिंह जी, जो कि एक लेखक भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं जो हमारा आज का विषय है उस पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं, भारत नेपाल का जो संबंध है किस तरह से शुरुआत हुई, कैसा संबंध है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। विश्व की धरती पर भारत और नेपाल वैसे देश हैं जिसका कोई दूसरा उदाहरण अब तक नहीं मिलता है। उसका मुख्य कारण यह है कि भारत और नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी रही है कि हम सदियों से परंपरा से साथ चले आ रहे हैं। कब साथ हुए हम नहीं जानते, इसका कोई इतिहास भी नहीं है। यह इतिहास और भूगोल दोनों को लांघ देता है। जिस दोनों के बीच में मित्रता की जो संबंध है, जिसकी चर्चा होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने घर की बात है। और भारत ने उसी रूप में नेपाल को देखा है कि हमारा एक पड़ोसी है और उससे हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, और इसी का प्रयास भारत ने हमेशा किया है, आज तक किया है, और आगे भी भारत इससे अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक ऐतिहासिक सत्य है, एक भौगोलिक सत्य है कि दोनों एक ही क्षेत्र के, एक ही संस्कृति के में वो रहते आए हैं, उसी में जीवन जी रहे हैं, उसी में जीना होगा। इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये संबंध बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। सर, वर्ष 1950 की अगर बात करें तो वर्ष 1950 में शांति और मित्रता की संधि हुई थी। उस पर क्या कहेंगे आप, किस तरह की संधि थी, क्या बातें थी, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। क्या इसमें ऐसा है कि हजारों साल तक भारत और नेपाल कोई अलग नहीं रहा है, दोनों एक ही रहे हैं। और प्राचीन काल में और मध्यकालीन भारत में तो नेपाल नाम का कोई देश ही नहीं था, कोई राज्य ही नहीं था। जब पृथ्वी विक्रम शाह वहाँ के राजा बने 1768 में, तब से किंगडम ऑफ नेपाल की स्थापना हुई और एक अलग राज्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब 1950 का समय आया तो भारत आज़ाद हो चुका था और एक गणतंत्र देश हो गया। तो भारत इस स्थिति में आ गया कि किसी से मित्रता कर सकता है। तो जुलाई 1950 में मित्रता की संधि हुई। वहाँ के जो राजा थे, जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने चाहा कि भारत के साथ हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए। और 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई, और उस संधि दोस्ती की थी, उस संधि अपनेपन की संधि थी, और वो आज तक कायम है दोनों देशों के बीच में। उसमें खास बात यह थी संधि में कि शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच एक सहयोगी रिश्ता हो। यहाँ के लोग खुलेआम नेपाल जाएं और नेपाल के लोग भारत आएं और यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकें। और यहाँ तक कि नौकरियों में भी छूट थी नेपाली लोगों को। आज कोई 32,000 गोरखा आर्मी भारत में हैं, कार्यरत हैं। वीसा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं, कोई भी आदमी कभी भी अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं आ जा सकता है। क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि नेपाल से भारत का बेटी रोटी का संबंध रहा है। यहाँ की लड़कियाँ वहाँ शादी करने जाती हैं, वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आती हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूँ इतिहास से। वो माँ जानकी जो सीता के रूप में जानी जाती हैं, वो तो मूल रूप से नेपाल की ही वासी थी और उनका विवाह अयोध्या में हुआ। तो ये परंपरा से हम लोग साथ रहे हुए हैं। जी।
तो ये वीज़ा और पासपोर्ट आज भी नहीं लगता है, आप सीधे चले आएँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि यह हो गया था कि वर्क परमिट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बीच में वर्क परमिट की बात नेपाल के लोगों ने किया, जिससे संबंध में खटास आया। लेकिन आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और कोई 10 लाख नेपाली भारत में काम कर रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और भारत के भी लगभग 6 लाख लोग नेपाल में काम कर रहे हैं और नेपाल में सेवा दे रहे हैं जी। सर्विस सेक्टर में हैं, उद्योग में लगे हुए हैं और वहाँ के विकास काम में लगे हुए हैं। तो ये संबंध हमारा बड़ा ऐतिहासिक रहा है जी। और उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि इस ढंग की स्थिति दुनिया के और देशों के बीच में नहीं दिखाई पड़ती है जो भारत और नेपाल के बीच में जो है। और ये स्थिति बनी रहेगी कि आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, आप भूगोल को बदल नहीं सकते हैं, तो आपके जीना मरना सब साथ है। तो क्यों नहीं दोस्ती ही रखी जाए, अच्छे संबंध बनाए जाए पड़ोसियों से, जिससे शांति हो, विकास हो। दोनों को शांति की ज़रूरत है, दोनों को विकास की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग का संबंध तो मधुर है और मधुर आगे भी रहेगा। जी। सर, आपने माता जानकी की बात की। अगर संस्कृति और सांस्कृतिक परिदृश्य में अगर बात करें, हम संदर्भ में अगर बात करें, तो कितना अलग है या कितनी समानता है? आप नेपाल और भारत को अलग नहीं कर सकते। जी जी। कोई ऐसा डिमार्केटिंग लाइन नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। जो डिवीजन, जो बॉर्डर है, ये पॉलिटिकल बॉर्डर है जी। ये कल्चरल बॉर्डर नहीं है, सोशल बॉर्डर नहीं है। तो काफ़ी समानता है। जीवन दर्शन एक ही है, जीवन मूल्य एक ही है, सामाजिक संरचना एक ही है। वहाँ भी लगभग 80% से ऊपर हिंदू लोग हैं, यहाँ भी हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या है। तो सांस्कृतिक विरासत दोनों के समान है, क्योंकि दोनों देश कभी अलग रहे नहीं है। जिस ढंग की स्थिति आज है कि हम इंडो और नेपाल की बात करते हैं, मैत्री संबंध की बात करते हैं, इसकी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी भारत को। ये तो हम एक ही थे। आज राजनीतिक कारणों से एक दूसरे से अलग हो गए हैं और एक नए संबंध स्थापना करने की बात आती है, इसकी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इतिहास में जी। तो इतिहास परक बात नहीं है जी। सर, अगर विकास की बात करें तो भारत ने नेपाल को कई क्षेत्रों में विकास में मदद की है, भागीदारी निभाई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि नेपाल में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है अब तक, विकास के लिए जितना भी कार्य हुआ है, उसका 1/3 हिस्सा भारत का है जी। इधर 2015 से चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। उसके पहले तो सबसे अधिक हमारा ही था, पर यदि चीन को छोड़ दीजिए तो विश्व में सबसे अधिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत का ही है, उसमें भी 1/3 हमारा जाता है। और आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि बॉर्डर पर जाएं आप, पास करें आप नेपाल, तो जितने भी उद्योग लगे हुए हैं जो दिखाई पड़ते हैं आसपास में, वो सब भारत के ही हैं। 150 उद्योग भारत के लोगों ने लगा रखा है। भारत के लोग वहाँ नौकरी करने नहीं गए हैं, भारत के लोग वहाँ विकास करने गए हैं, सेवा देने गए हैं। हर तरह की सेवाएं वहाँ मौजूद भारतीयों के द्वारा है। और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं भारत के, सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ किया है। और भारत का यदि मदद नहीं करे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक स्थिति आई थी ऐसी, जब एक काफ़ी विकसित तेज़ी से हो रहा था नेपाल, और कुछ बीच में ऐसी कुछ घटनाएं घट गई जिसके चलते दोनों के बीच में संबंध खराब हो गया। जब संबंध खराब हो गया तो नेपाल की स्थिति इतनी खराब हो गई कि जीडीपी उसका 1.5% रह गया घट करके, और एक पुअरेस्ट कंट्री के रूप में दुनिया में दिखाई पड़ने लगा। अंत में वहाँ के लोगों ने सोचा कि गलत हुआ है और अपने पॉलिसीज को, अपने नीतियों को में परिवर्तन लाया और भारत फिर उनके साथ सहभागिता करने लगा। और जितने भी मशीनरी के सामान हैं, लोहे के सामान हैं, दवाइयाँ हैं, सब भारत से ही जाते हैं। गेहूँ, चावल सब भारत से ही जाते हैं, दलहन भारत से जाते हैं, सब्जियाँ भारत से जाती हैं यहाँ पर। तो हम तो उनको अपना घर समझ करके ही मदद करते हैं, उसी रूप में उनको देखते हैं। और जहाँ तक लोगों के बीच में संबंध का सवाल है, नेपाल और भारत के लोगों के बीच में उस संबंध में कभी कोई खटास नहीं है, बड़े मधुर संबंध हैं, बहुत अपनापन है। और नेपाली लोगों के लिए भारत में बहुत प्यार है, बहुत विश्वास है। लोग यह मानते हैं कि नेपाल के लोग बहुत अच्छे होते हैं और कभी किसी ढंग की कोई घटना भारत में घटी नहीं। नेपाली और भारत के बीच में कोई अंतर कभी दिखाई नहीं पड़ता, अपना ही लगते हैं वो जी। तो ये स्थिति बिल्कुल अनूठा है। विश्व के किसी कोने में दो देश के बीच में संबंध दिखाई नहीं पड़ेगा जो संबंध भारत और नेपाल के बीच में है, और ये चलेगा।
क्योंकि सांस्कृतिक विरासत सेम है, इतिहास एक है और भौगोलिक समानता है। आप इसमें कोई बदलाव ला नहीं सकते हैं, लाख चाह कर के बदलाव नहीं ला सकते। ऐसे विलन के रूप में चीन मौजूद है वहाँ पर, काफ़ी कोशिश कर रहा है कि संबंध अच्छे नहीं हो। कोई नहीं चाहता है कि दो आदमी के बीच में संबंध अच्छा हो, दूसरे को बुरा लगता है। तो खलनायक मौजूद है वहाँ पर, खलनायक का काम कर रहा है वो, लेकिन इससे भी कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। भारत की ऐसी संस्कृति है, साझी संस्कृति है कि भारत हमेशा उनके साथ रहेगा। जैसे 25 अप्रैल 2015 में earthquake हुआ था जी, भूकंप भारी भूकंप आया था। जी, जी। तो एनडीआरएफ का ये जो नेशनल डिजास्टर का है, वो 13 कंपनी वहाँ गई काम करने के लिए और 6 घंटे के अंदर भारत सरकार ने 39 प्लेन उतार दिया कि जो ज़रूरत हो आपको पूरा करेंगे। जैसे दवा, कपड़ा, भोजन, पानी, सबका इंतज़ाम वहाँ से किया गया। हालांकि इसका थोड़ा परिणाम अच्छा नहीं रहा। मीडिया में प्रचार हो गया कि भारत इतना जल्दी क्यों आ गया, क्या ज़रूरत थी इसको। लोगों को लगता है कि भारत कहीं इसका अंग न बन जाए, भारत ले लेगा इसको। भारत का चरित्र ही ऐसा नहीं, इतिहास गवाह है कि भारत ने कहीं किसी पर आक्रमण नहीं किया। वो तो हमारा घर है, दोस्ती है हमारी है, अच्छे संबंध हमारे हैं। ये पुरातन से संबंध बने हुए, हमने बनाया नहीं है, कल्टीवेट नहीं किया है, बना हुआ स्वतः है ये। उसको क्यों कोई बिगाड़ेगा, उससे बिगड़ने से क्या मिलेगा। और भारत क्यों वहाँ जाएगा, क्या इसकी ज़रूरत है। जब फ्रीली हम आ जा रहे हैं, अच्छे संबंध हमारे बने हुए हैं, हमसे विकास आपका, आपसे शांति हमारी, दोनों साथ साथ इस दुनिया में जीना चाहते हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं है किसी बात की। 2015 में जो भूकंप की आपने बात की, उस वक्त भारत सबसे पहला देश था जिसने 6 घंटे के अंदर 39 प्लेन उतार दिया। जी। जो आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक अच्छे मित्र, आपको मांग नहीं किया था उन्होंने जी। भारत सरकार ने अपनी ओर से सेवा मुहैया कर दिया कि देखो दोस्ती इसे कहते हैं कि जब तुम विपत्ति में रहोगे तो हम तुम्हारे काम आएंगे। और भारत ने यह दिखा दिया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे सही दोस्त हैं। तो सामान से, पैसे से, हर तरह से भारत सरकार ने मदद किया और आज भी कर रहा है। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी 18 साल के बाद के प्राइम मिनिस्टर भारत से नेपाल गए और उन्होंने 50,000 लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए मकान खड़ा कर दिया भारत सरकार ने। तो भारत सरकार जितना बनता है अपने लोगों के लिए, उतने ही काम उनके लिए भी करती है। क्योंकि हम उनको पराया नहीं समझते हैं, उनको हम पड़ोसी नहीं मानते, उनको हम अपना ही मानते हैं। भारत एक सच्चे मित्र की तरह हमेशा जो है वो नेपाल के साथ डट कर खड़ा रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन भारत ने हमेशा नेपाल का साथ, पारिवारिक संबंध जी, पारिवारिक संबंध हमेशा दिन प्रतिदिन और मजबूत ही होता जा रहा दिख रहा है। अगर आपने भूकंप की बात की, अगर पैंडेमिक जो अभी कोरोना काल जो अभी दौर था, देखिए पैंडेमिक में भारत सरकार ने दवा भेज दिया, एम्बुलेंस भेजा, मास्क भेजा और जितनी जो भी भारत सरकार अपने लोगों के लिए कर रही थी, वो सारा चीज़ नेपाल के लोगों के लिए किया गया। और उसमें कोई कोताही नहीं, क्योंकि वो उस पैंडेमिक के लिए कोई भारत जिम्मेवार नहीं है। कौन जिम्मेवार है कहना बड़ा मुश्किल है, कि जो भी जिम्मेवार हो, तो भारत के सामने जो भी समस्या समझ में आई, जो भी लगा उसको, जो भारत अपने लोगों के लिए कर सकता था, भारत नेपाल के लोगों के लिए उसने काम किया है। जी। भारत जो है वो नेपाल का प्रमुख व्यापार साझी भी है। इस पर थोड़ी आपने चर्चा भी की, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा और इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शक। नेपाल एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से ज़मीन से, पहाड़ से घिरा हुआ है, कोई सामुद्रिक रास्ता उसके लिए नहीं है। तो जो भी विकास का काम होता है और जो भी अंतर्राष्ट्रीय मदद का जो स्रोत बनता है, उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं उसके पास सी पोर्ट हो। और भारत की जब ज़रूरत पड़ी है तब उसने दिया है, बल्कि कलकत्ता में वेयर हाउस दे दिया है, वहाँ के सी पोर्ट पर आ सकते हैं, वहाँ का सामान आ सकता है सिंगापुर से या जहाँ कहीं से भी सामान आना है तो सामान मंगवा लेते हैं और लैंड रूट से नेपाल चला आता है। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं, उस पर टैरिफ कम लगते हैं। और जो भी ज़रूरत पड़ता है, पेट्रोलियम का मुख्य, पेट्रोलियम और गैस ज़रूरी है विकास के लिए, और ये सारा भारत सरकार उसको मुहैया करता है। जब कभी भी कोई कमी होती है, जो भी उद्योग लगाना होता है, सारा उद्योग लगाते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी खुले तौर पर वहाँ जाते हैं। कठिनाई तब हो जाती है जब साम्यवादी लोग इसका विरोध करते हैं, या जब माओवादी लोग वहाँ पर हैं, जब उनका अतिक्रमण हो जाता है, वो जब विरोध करते हैं तो लोग सब घबरा जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। यदि वहाँ शांति रहे नेपाल में, तो भारत
विकास में हमेशा लगा रहेगा। भारत के जो लोग भी नेपाल में रहते हैं वो विकास के काम में ही लगे हुए हैं। और लेकिन देखिए, विकास करने के लिए हमेशा आप पूरी तरह से भारत पर निर्भर नहीं कर सकते। कुछ तो आपको अपने प्रयास करने होंगे, अपने संसाधन, अपनी टेक्नोलॉजी, उद्योग सब लगाना होगा। अब उसके पास इन चीज़ों की कमी है, तो अब वहाँ वो विकास संभव नहीं है जो चीन में हो रहा है या जो भारत में हो रहा है। अब इसकी अपनी सीमा है। तो हर देश के विकास की अपनी सीमाएं हैं, पर इन सीमाओं के बावजूद, इन कमियों के बावजूद, रिसोर्स क्रंच के बावजूद नेपाल तरक्की कर रहा है। और उस तरक्की में अधिक किसी का बहुत बड़ा योगदान है किसी पड़ोसी राष्ट्र का, नेपाल के पड़ोसी राष्ट्र का, तो वह है भारत। भारत उसको एक अपना परिवार समझ करके, परिवार सदस्य मान कर उसको विकास करना चाहता है, क्योंकि नेपाल अधिक विकसित होगा, नेपाल विकास करेगा तो भारत में सुख शांति रहेगी। नहीं तो फिर वहाँ के लोग भारत में ही आएंगे। रास्ते खुले हुए आने के। अब 10 लाख लोग भारत में लोग निवास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नौकरी में भी उनको आने की छूट है, सिर्फ सिविल सर्विस में नहीं आ सकते, बाकी अन्य सेवाओं में तो भारत में काम करते हैं। हम नहीं जा सकते, हमारे लिए संभव नहीं है, वो उनका कानून ऐसा नहीं परमिट करता है। लेकिन उनके लिए तो पूरी छूट है। वो हम पर बर्डन क्यों बना, हम उनका विकास घर में ही कर देते हैं ताकि उनको वहाँ काम मिले, कहीं आना जाना नहीं पड़े जी। तो भारत चाहता है कि नेपाल का चौमुखी विकास हो, और विकास हो रहा है। जब तक दोनों के बीच अच्छे संबंध रहेंगे, विकास ही विकास होगा और कुछ नहीं होगा जी। विकास की बात कर रहे हैं सर, तो अगर सड़क निर्माण की बात करें तो सड़क निर्माण में भी सड़क निर्माण के क्षेत्र में भारत ने भी काफ़ी काम किया। आपको वीरगंज से लेकर काठमांडू तक का रोड बना दिया है। और तराई रीजन में खास करके जहाँ पर कि काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी आबादी है वहाँ पर नेपाल में, तो उस क्षेत्र में भी विकास का काम किया है। कोई 10 सड़क अभी वहाँ पर का विकास का काम चल रहा है वहाँ पर। तो भारत भी चाहता है कि कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी अप्रिय घटना को घट जाए, कोई बात हो जाए, तो सड़कों के माध्यम से ही हम आम आदमी तक पहुँच सकते हैं। तो भारत सरकार का बॉर्डर जो सिक्योरिटी ये है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट का जो ये है, वह काम दोनों तरफ कर रही है। भारत में भी कर रही है और नेपाल के तराई में भी काम कर रही है। तो दोनों काम ही हो रहा है। भारत तो चाहता है, एक कोशिश है कि सीधे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन से काठमांडू जुड़ जाए, क्योंकि नेपाली लोग भी चाहते हैं कि ये हो, लेकिन कोई दूसरी शक्तियाँ ऐसी हैं वहाँ मौजूद जो नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर हो। उनको लगता है कि ट्रेन से जुड़ जाने से या अधिक सुविधाजनक यातायात होने से कोई आक्रमण न कर बैठे। तो इसकी चिंता रहती है, खौफ है, बेवजह का खौफ है। खौफ लोगों ने क्रिएट किया है उसके माइंड में, ताकि भारत से इसके संबंध अच्छे नहीं हो। तो खलनायकों की अब एक अपनी भूमिका होती है राजनीति में भी, तो लोग तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं हो, लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ के विकास हो। और जो कुछ भी विकास आपको दिखाई पड़ता है उसमें सबसे अधिक किसी की भूमिका है नेपाल के इतिहास में, तो भारत की भूमिका है। जो कुछ है भारत के चलते है, अपना तो कुछ था नहीं जी। आपने बात की सीमाएं खुली हैं, अब आगमन जो है वो आराम से लोग कर सकते हैं, वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। अगर जो नेपाल के निवासी हैं वो भारत में अगर ज़मीन खरीदना चाहें या भारत के जो हैं वो नेपाल जाकर खरीदना चाहें, तो उसमें क्या है, कोई पाबंदी है, कोई प्रावधान है? तो पाबंदी लगा दी गई है। पहले था 1952 में एक सिटीजनशिप एक्ट आया था कि भारतीय लोग चाहें तो वहाँ का सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस पर विरोध हो गया। लोगों को लगा कि काफ़ी भारतीय नेपाल में आ जाएंगे, तो 1962 में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो आ जा सकते हैं आप, लेकिन वो नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेपाल के लोग यदि भारत में कुछ काम करना चाहें तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। कुछ भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। हम लोगों को ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है वहाँ पर। उनको लगता है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, लोग आने लगेंगे, बहुत बड़ा है। एक सोचिए ना, 137 करोड़ आबादी भारत की है और नेपाल की महज 2 करोड़ 90 लाख आबादी है। एक छोटा सा मुल्क है, विकास कम हुआ है, तो एक बड़े दोस्त से थोड़ा सा भय लगता है। और जितना भय है नहीं, उससे ज़्यादा भय लोग क्रिएट करते हैं, लोग हवा क्रिएट करते हैं, एक फोबिया क्रिएट कर दिए हैं कि भारत कहीं कुछ गलत न कर बैठे। क्या उसका एक आधार है, 1975 में किंगडम ऑफ सिक्किम था, जिसको भारत ने मिला लिया, राजनीतिक कारणों से मिला लिया उसको। इसका खौफ नेपाल में काफ़ी समय तक रहा हो,
लेकिन नेपाल के साथ हमारे वो रिश्ते वैसे नहीं हैं और न इसकी कोई ज़रूरत है कि भारत कहीं से और ले। आप साथ साथ चलिए, साथ साथ विकास कीजिए, प्रेम से रहिए। यही भारत का दर्शन है, यही भारत का इतिहास है। भारत इसी ढंग से जीता आ रहा है, कहीं आक्रामक भारत नहीं रहा है। जी। व्यापारिक भागीदारी की आपने बात की, अगर विदेशी निवेश की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत भी बहुत बड़ा स्रोत है नेपाल के लिए। इस पर देखिए, नेपाल तो चाहता है कि उसे बहुत विकास की सुविधा मिले, लोगों का योगदान हो, पर दुनिया के देश जितने भी हैं जो भी नेपाल का विकास चाहते हैं, नेपाल में विकास कर रहे हैं, उसका 1/3 हिस्सेदारी भारत की है। भारत का काफ़ी सहयोग उसमें चल रहा है। लेकिन आप जब भी किसी को देंगे तो आप रिटर्न चाहेंगे ना। तो भारत की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहता है वो, लेकिन दूसरी तरफ उससे भी सॉफ्ट लोन दे करके चीन चाहता है कि लोन दे करके और उसको लोन के गिरफ्त में, एक ट्रैप में, एक जाल में फंसाया जाए। जो श्रीलंका को उसने फंसाया, जो पाकिस्तान को फंसाया, वो चाहता है कि नेपाल भी फंसे ताकि नेपाल से कब्जे में रहे, नेपाल का संबंध भारत से अच्छा नहीं हो, ताकि नेपाल के माध्यम में भारत आने में हमको सुविधा हो जाए। चाइनीज़ यही लोग चाहते हैं। इसलिए 2015 से उनका इन्वेस्टमेंट हमसे ज़्यादा थोड़ा हो गया है, पर आज भी हमारी हिस्सेदारी सबसे अधिक है, क्योंकि देखिए हमारा कांटेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट है जी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा संबंध ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, परंपरागत है। तो हमारे आपसी संबंध नेपाली और भारतीयों के बीच में बड़े गहरे हैं, बड़े अच्छे हैं, अंडरस्टैंडेबल है, एक दूसरे को विश्वास करते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को एक खलता है, क्योंकि भारत यदि बहुत ज़्यादा करीब हो गया, भारत बहुत हावी हो गया, तो फिर उसके लिए परेशानी होगी, वो दखल नहीं दे पाएगा। बहुत लोग चाहते हैं कि वहाँ दखल दें। आपको जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो सभी चाहते हैं प्रायः कि भारत और नेपाल के बीच में अच्छे संबंध नहीं हैं जी। लेकिन भारत इतिहास से जो करता आ रहा है, एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश जो करता रहा है, वो करता रहेगा आगे भी, और उसके विकास में भागीदारी होंगे, क्योंकि उसका विकास होगा तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता रहता है, काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो काम तो किसी न किसी का लेंगे ही ना। इसलिए भारत कभी नहीं चाहता है कि वहाँ गरीबी हो, गुर्बत हो, विकास की कमी हो, विकास की गति धीमी हो, कभी नहीं ऐसा चाहता है। पर उनकी अपनी राजनीतिक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि बहुत लोग बहुत बार खुल करके आर्थिक विकास में सहयोग देना हिचकते हैं। त्यौहार की पर्व की बात करें तो वहाँ पे जैसे त्यौहार और पर्व की बात करें तो जैसे नेपाल भारत में खासकर बिहार में छठ पूजा बहुत बड़े पैमाने बहुत महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा को नेपाल में भी बहुत धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है, देखने को मिलता है। इस पर आप देखिए, सांस्कृतिक समानता तो रही है ना। जो संस्कृति भारत की रही है वही संस्कृति नेपाल की रही है। जी जी। कभी कोई अंतर नहीं रहा। और यह जो सीमा रेखा है जी, यह तो राजनीतिक है, यह कानूनी है, ये वैधानिक है ये। लेकिन संस्कृति और समाज के हिसाब से, सामाजिक मूल्य के हिसाब से तो समानता है। भारत नेपाल कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं जी। और बहुत बड़ा कोई रेशियल डिफरेंस भी नहीं दोनों में है। दोनों के जो सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हैं, जो रिलीजन है, जो विश्वास हैं, समान हैं। देखिए, ये सब समान रहा तभी तो बुद्ध नेपाल में पैदा लिए, वर्तमान नेपाल में पैदा लिए और यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त किया। और यहाँ का जो जीवन दर्शन था, गीता का या जो जीवन दर्शन था वेदों का, उसका उन्होंने विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया। तो एक नेपाल का आदमी आपके यहाँ आके विरोध कर रहा है, अपने धर्म का विचार कर रहा है और उसकी स्वीकृति मिली। बुद्ध यहाँ आए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके ज्ञान की स्वीकृति सारे विश्व में मिली। तो यह तो संभव हुआ भारत के चलते ही ना। इसलिए कोई सामाजिक का सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत कोई अलग राज्य नहीं है, यह एक परिवार है। हाँ, बिल्कुल एक जैसा है। कार्यक्रम के हम अब अंतिम पर आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा आप अगर दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। दर्शकों से मेरा यही संदेश है कि हम लोग एक दूसरे की परेशानी को समझें और एक दूसरे को विकास करने में मदद करें।
विकास करेंगे, सहयोग करेंगे, समझदारी होगी तो दोस्ती भी ज़्यादा दिन तक चलेगी। और दोस्ती चलनी चाहिए, क्योंकि ये दोस्ती विरासत में मिली है। ये दोस्ती किसी प्रयास से नहीं हुआ है, किसी ने कहीं प्रयास नहीं किया कि दोस्ती हो जाए, बल्कि यह भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी रही है कि दोस्ती हमारी उनसे है, बिना प्रयास के मिला है, सहज भाव से मिला है ये। तो इसको निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी भारत नेपाल मैत्री संबंध की, किस तरह के संबंध रहे हैं और कितने मजबूत होते जा रहे हैं, इस बारे में तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल मैत्री संबंध की, किस तरह के संबंध रहे हैं और भारत नेपाल किस तरह से जो संबंध है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, वो सब तमाम जानकारी हमारे अतिथि ने आपको प्रदान की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, एक नए पहलू पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।